आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का बीजगणितीय विधि या बीजगणितीय तरीका। तो ये जो अपने टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसका लास्ट बिंदु है, और इसके बाद में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। तो आज का ये जो चैप्टर है इससे यहाँ से एक सवाल आने की एग्जाम में संभावना रहती है, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, बैंक का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो या चाहे एलडीसी का एग्जाम हो। लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से एक आधा सवाल पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने जाना है रैखिक समीकरण के बारे में कि वह समीकरण जिसमें अक्ष की घात जो है वो अधिकतम एक हो, वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती है। नॉर्मली अगर हम रैखिक समीकरण को देखें तो ए एक्स प्लस बी है वो एक रैखिक समीकरण है, और बराबर में जीरो लिखते ही ये रैखिक समीकरण बन जाती है। और हमने बहुपद में पढ़ा था रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, अर्थात इसमें अक्ष की एक घात होती है, अर्थात डिग्री ऑफ जो पोलिनोमियल है वो एक है, वन है, और इसका एक गुणांक है अक्ष का गुणांक ए, और अचर पद है वो बी है। तो इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हमारे टॉपिक में दिया हुआ है दो चर वाले, अर्थात आपको दो चर लेने हैं। तो चर होता है एक्स वाई जेड जिसका मान परिवर्तित होता है, एक्स वाई जेड। तो आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण लेनी है, इसका मतलब आपको एक्स और वाई दोनों लेने हैं। अब एक्स और वाई दोनों में एक समीकरण बनाते हैं। तो मैंने तरीका बताया आपको, यहाँ से ए बी सी डी ऐसे लिखते जाते हैं। तो एक्स के साथ में लिखेंगे ए को, वाई के साथ में लिखेंगे बी को, और अचर पद ले लेंगे सी। बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं नॉर्मली, और बराबर में जीरो लिखते ही वो एक समीकरण बन जाती है। तो आपके पास में दो चर हो गए एक्स और वाई, और दो चर वाली समीकरण बन गई। और कौन सी समीकरण बनी? तो रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक्स की घात भी एक है और वाई की घात भी एक है। तो एक घात वाली समीकरण को आप कहेंगे रैखिक समीकरण, और दो चर होने के कारण से इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको अगर केवल एक समीकरण लेना होता तो हम इसे लिख देते, लेकिन आपको दो लेने हैं, क्योंकि युग्म यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है दो का जोड़ा, अर्थात आपको एक जोड़ा लेना है। तो पहले को हम लिख सकते हैं a1x, दूसरे को लिख सकते हैं b1y, और c1 बराबर जीरो। तो पहले अचर पद को a1 लिखा, दूसरे अचर पद को b1 लिखा, और जो बिल्कुल अचर पद है मतलब जो अचर पद है और ये गुणांक है तो इसको a1 b1 और c1 लिखा। ऐसे ही अगर दूसरी समीकरण लिखना चाहे तो a2x और b2y और c2 बराबर जीरो। तो एक समीकरण ये बन गई और एक समीकरण ये बन गई। अब दो समीकरण है और दो अचर पद है, तो आप आसानी से इनको सरल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 5x प्लस 4y प्लस 9 बराबर जीरो, और लिखा हुआ है 6x प्लस 3y प्लस 7 और बराबर में जीरो। मान लीजिए ये कोई दो समीकरण है, अलग अलग दो समीकरण है, ठीक है, और आपको ऐसा दे रखा है। तो आपके पास में यहाँ पे दो समीकरणें आ गई, और इन दो समीकरणों के माध्यम से x और y का मान अगर ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो समीकरण से दो अचर पद के चर पद के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। मान लीजिए तीन समीकरण होती और x y z होता तो हम तीनों के मान ज्ञात कर लेते। उदाहरण के लिए अगर आपको केवल x का मान ज्ञात करना हो तो एक समीकरण काफी होती है। अगर आपको x और y दो चीजों के मान ज्ञात करने हो तो कम से कम आपको दो समीकरण चाहिए होती है। अगर आपको x y z तीन चर पदों के मान ज्ञात करने हो तो आपको तीन समीकरण चाहिए होती है। अर्थात जितने अचर पद जितने चर पद है उतनी ही आपको समीकरण की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपके पास में समीकरण का एक युग्म है, मतलब दो समीकरण है, और चर पद कितने हैं? x और y दो चर पद है, तो दो समीकरण से दो चर पद के मान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही नॉर्मल आपको एक तरीका बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप एक बार केवल सुन लोगे, समझ लोगे, तो उसके बाद में आप एग्जाम में सवाल डायरेक्ट सही कर दोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एक नॉर्मल तरीका, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसके बारे में लिखवा देता हूं। आप लिखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वह समीकरण होती है, रैखिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें चर पद की अधिकतम घात, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कोष्टक में लिख लेंगे x, अधिकतम घात एक होती है। चर पद के कोष्टक में लिख लेंगे x की अधिकतम घात एक होती है। फिर लिखेंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें जिसमें दो चर x तथा y होते हैं, एवं
एवं दोनों की अधिकतम घात, दोनों की अधिकतम घात एक एक हो सकती है। दोनों की अधिकतम घात एक एक हो सकती है, मतलब अक्स है वो भी अकेला रहेगा, वाई भी अकेला रहेगा। अक्स स्क्वायर नहीं आ सकता, वाई स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही अक्स स्क्वायर आएगा तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है। और युग्म के बारे में आप जानते हैं, अगर दो समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाए इसका मतलब वो युग्म है। तो आप नोट कर लेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और ये उदाहरण लिख लेंगे। आपको ऐसा ही फॉर्मेट लिखना है एग्जाम में भी सवाल सोल्व करते वक्त, और यही आपको ध्यान में रखना है। देखो वापिस से एक बार समझ लीजिए, पहले हम लिखते हैं जितने चर लिखने हैं उनको, और उसके बाद में गुणांक लिखते हैं a, उसके बाद में b, और उसके बाद में अचर पद लिखते हैं c। अगर पहली समीकरण है तो a1 b1 c1, बीच में चिन्ह प्लस का लगा देते हैं और बराबर में 0 लिख देते हैं ताकि वो एक समीकरण बन जाए। ऐसे ही जब दूसरी समीकरण लिखना हो तो a1 की जगह a2x, b1 की जगह b2y और c1 की जगह c2, ठीक, और बराबर 0। तो ये दो रैखिक समीकरण बन जाती है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसको आप नोट कर लो। अब देखो इनका हल क्या होता है, ये बहुत आसान है, बड़ा ही आसान है, और जिनको आज तक समझ में नहीं आया उनको पहली बार इस क्लास में समझ में आ जाएगा और 100% आप सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक नॉर्मल सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही आसान और रोचक कहानी है। मान लीजिए दो भाई है, राम और श्याम, जनरली अपन नाम ले लेते हैं, एक राम और एक श्याम, दो भाई है। अब दोनों भाइयों में क्या होता है, तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि अगर दोनों में लड़ाई हो जाए, मान लीजिए दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए और ये अपने हिसाब से अपने रास्ते चल रहा है, और दूसरा भाई है वो अपने हिसाब से अपने रास्ते चल रहा है, लेकिन मान लीजिए ये दोनों चलते चलते कहीं एक बिंदु पर जाकर मिल जाए। जैसे इस बिंदु पर राम है वो यहां से आया और श्याम है वो यहां से आया, दोनों भाइयों में लड़ाई हो रखी है। अब राम इधर चलता है और चलते चलते यहाँ इस रास्ते में आते आते यहाँ पे आता है, उतने में श्याम है इधर से चलते हुए आ रहा है, और ये दोनों भाई इस बिंदु पर मिल जाते हैं। तो जैसे ही मिलेंगे वो आपस में बातचीत करेंगे, और अगर इन्होंने बातचीत कर ली तो भाई क्या होगा, इनकी बात का सॉल्यूशन हो जाएगा, अर्थात इनकी जो समस्या थी उसका हल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो समीकरण एक बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब वहां उनका क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। बस ये आपको नॉर्मल चीज याद रखनी है कि राम और श्याम दो भाई थे, दोनों में लड़ाई हो गई या किसी बात पर अनबनी हो गई, और जैसे ही दोनों रास्ते रास्ते चलते हैं, एक अपने रास्ते चल रहा था दूसरा अपने रास्ते चल रहा था, किसी बिंदु पर वो मिल जाते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां उनका सोल्यूशन हो जाएगा, वहां उनका हल हो जाएगा, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पे एक हल हो जाएगा। तो इसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, एक को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, या आप कहेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा। भाई दो भाइयों में लड़ाई थी और दोनों आपस में सुलझा लिए, आपस में अगर सॉल्यूशन हो जाए इसका मतलब इसके जैसा हल और कोई नहीं करवा सकता। दोनों में लड़ाई थी, दोनों ने सुलझाता कर लिया तो आपस में हल हो गया, इसका मतलब ये जो हल होगा वो अद्वितीय, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक या एकमात्र, या एक सॉल्यूशन, या अद्वितीय मतलब द्वितीय नहीं हो, जो जो दूसरा नहीं हो या जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसको अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन या एकमात्र या एक हल हो जाएगा। ये तो हुई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती और दोनों, ये राम अपने रास्ते जा रहा है, अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस के बाद में वापस घर आता है। ऐसे ही जो श्याम है वो अपने घर से जाता है, ऑफिस जाता है, वापस घर आता है। इनका रास्ता कहीं पर भी टकराता नहीं है, चाहे कितने आगे क्यों नहीं बढ़ जाए। तो राम और श्याम कभी आपस में बोलते ही नहीं है, ना किसी को पता चलता है कि भाई दोनों भाइयों में लड़ाई हो रखी है। तो बताओ इनकी बातों का कभी सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, अगर ये नहीं मिलते हैं इसका मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत ही आसान है, कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये मिल लेते इसका मतलब हल निकल जाता, लेकिन दोनों भाई मिलते नहीं है। ये सोचता है कि मैं राम को क्यों मनाऊं और राम सोचता है कि मैं श्याम को क्यों मनाऊं। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के बारे में ज्वेलसी की भावना रखते हैं और सोचते हैं कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं क्यों मनाऊं, और ये सोचता है कि मैं क्यों मनाऊं। तो दोनों कभी मिलते ही नहीं है, और अगर कभी मिलते ही नहीं है इसका मतलब उनका कोई हल होगा क्या? नहीं होगा। अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि अगर दो लाइनें या दो समीकरण या दो रेखाएं
बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ाते जाओ अनंत तक अगर आप बढ़ा दो तो भी कभी मिलेगी नहीं। आगे की तरफ बढ़ाओ चाहे पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये होगी समांतर रेखाएं और इनका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों मिल रही थी तो जहां मिलती है वो बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेदी, अर्थात ये जो होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी और ये एक सॉल्यूशन लाएगी और ये कभी मिलेगी नहीं तो कोई हल नहीं लाएगी। अब तीसरी कंडीशन, अगर हम लड़ाई होने ही नहीं दे तो सबसे अच्छी बात है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि रामो और श्याम के बीच में लड़ाई हुई फिर मिले, लड़ाई हुई ना मिले। तीसरी कंडीशन की लड़ाई ना हो कभी, दोनों ही भाई इतने अच्छे हैं, समझदार हैं कि वो अपनी वाइफ या किसी की भी बातों में नहीं आते हैं, कभी भी किसी की बातों में मान लो आए नहीं, चाहे पड़ोसी ने कहा किसी ने भी कहा, तो भाई दोनों भाइयों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी और दोनों भाई कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। इसका मतलब राम और श्याम दोनों हैं वो एक ही रास्ते पे चलते हैं। जैसा रास्ता उनके पिताजी ने उनको बताया था कि आपको नेकी के रास्ते पे चलना है, ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते पे राम चलता है और उसी रास्ते पे श्याम चलता है। मतलब आप देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका रास्ता है, राम भी इसी रास्ते पे और श्याम भी इसी रास्ते पे। तो ऐसी कंडीशन में कभी कोई लड़ाई होगी कि नहीं होगी। और अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी बात घर में हो भी जाए तो अनंत हल होंगे इसके, भाई हर बात का सोल्यूशन है। मान लो चाय चीनी के बारे में लड़ाई हो गई तो सोल्यूशन है, मान लो किसी और चीज के बारे में लड़ाई हो गई तो सोल्यूशन है। कभी भी इनके बीच में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा कि वो आपस में लड़ झगड़ ले। तो छोटी मोटी बातें दिन में होती रहती है, तुरंत सोल्यूशन, हर चीज का तुरंत सोल्यूशन, इसका मतलब अनंत हल हो गए, अनंत हल होंगे, क्योंकि दोनों का रास्ता क्या है, एक है। और अगर एक ही रास्ता है तो उसको कहते हैं समपाती, समान है जिसका पात मतलब समपाती, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा को ढक रही है तो उसे कहते हैं समपाती। अब ये तीन कंडीशन आपको याद रह जाएगी। पहली कंडीशन, अगर दोनों में लड़ाई हो गई एक बिंदु पर मिल लिए मतलब प्रतिच्छेदी, तो एक हल होगा, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां दोनों भाई मिलेंगे वही कहेंगे चल यार बैठ रहे इधर, और बैठ के चल सॉल्यूशन करते हैं। दोनों मिल लिए, अब मिल लिए तो फिर सॉल्यूशन और नहीं है। अगर दोनों भाइयों के बीच में कोई भी मिलन नहीं होता, इसका मतलब वो अपने ईगो को लेके बैठा रहेगा और ये अपने ईगो को लेके बैठा रहेगा, दोनों समांतर रास्ते से चलते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं तो हल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, दोनों भाई अपने पिताजी के द्वारा बताए हुए रास्ते पे, नेकी के और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों के सिद्धांत एक जैसे हैं, तो हर छोटी मोटी जो परेशानी आएगी उसका हल होगा, इसका मतलब अनंत हल होंगे, क्योंकि इंसान की लाइफ में अनंत समस्याएं आती रहती है और वो हर समस्या का हल कर ले, इसका मतलब उसके पास में अनंत सॉल्यूशन होते हैं। तो अनंत हल होंगे और किसी कंडीशन में जब दोनों का रास्ता एक ही होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं समीकरण में इसको अप्लाई करके बता देता हूं। चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो समीकरण में अप्लाई करते हैं। तीन बातें थी, तीनों बातें आप बस ध्यान रखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका कोई भी इससे रिलेटेड सवाल गलत हो ही नहीं सकता और ना आप भूलोगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कंडीशन में क्या था। अब मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बता दिया, आप भूल ही नहीं सकते इसको, बहुत ही आसान है। ऐसे ही आप गणित में कहानियों के माध्यम से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं समीकरण। हमें दो समीकरणें लिखनी है, तो पहली लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर में 0, ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। अब आप देखिए x और y के जो गुणांक है a1 और b1 पहली समीकरण में और दूसरी में a2 और b2, इन्हें हमें कंपेयर करना है। जैसे हम लिखेंगे a1 बट्टे a2 और फिर लिखेंगे b1 बट्टे b2। अगर दो तक ही लिखा और दो तक लिखते ही हमें पता चला कि ये आपस में बराबर नहीं है, ऐसे देखो, ऐसे बराबर का चिन्ह लगा के फिर काट दिया, आप समझ जाओगे कि कट रहा है, इसका मतलब प्रतिच्छेद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि कट रहा है मतलब रास्ता कट गया। अपन जनरली रास्ते को या पटरियों को ऐसे दर्शाते हैं कि ये कोई रास्ता है, रास्ता कट गया, इसका मतलब राम और श्याम आपस में मिलेंगे, दोनों के रास्ते आपस में कटेंगे। तो ये ऐसा तरीका है जो आप भूल के भी नहीं भूल सकते, आप देखते ही बता दोगे कि ये तो रास्ता कट गया, इसका मतलब दोनों भाई मिलेंगे इसका मतलब क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, मतलब प्रतिच्छेदन, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी होगी, और मिलेंगे तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा,
मतलब अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। समीकरण निकाय का एक हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब दोनों रास्ते कट गए, मतलब दोनों भाइयों के रास्ते एक दूसरे बिंदु पे जाके कट जाते हैं, मिल जाते हैं। ये तो हुई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए दोनों भाइयों में A1 बट्टे A2, मतलब आप दोनों समीकरणों को देखेंगे और फिर B1 बट्टे B2, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, तो इसका मतलब ये रास्ते मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? समांतर वाली होगी। ये कौन सी कंडीशन होगी? समांतर वाली होगी। भाई दोनों भाइयों के रास्ते मिल ही नहीं रहे, इसमें देखो कट गए, रास्ते कट गए, तो याद रख रह जाएगा रास्ते कट गए मतलब प्रतिच्छेदी एक सॉल्यूशन। रास्ते कटे ही नहीं, इसका मतलब ये राम का रास्ता अलग, ये श्याम का रास्ता अलग, मतलब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। ये तो आसान है, इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, A1 में A2 का, B1 में B2 का, C1 में C2 का, बस नॉर्मल। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, अगर ऐसा है इसका मतलब दोनों के रास्ते हैं वो क्या है? समांतर। तो दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, भाई दो रेखाएं हैं तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इनका कोई हल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन, फिर वापस दूसरी कंडीशन पे एक बार और आएंगे देखो, लेकिन पहले तीसरी कंडीशन समझो। अगर मैं लिखता हूं A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, मतलब ये तो पूरे के पूरे सेम है, इनके तो जितने भी गुण होते हैं ना वो सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं। तो अगर इनके सारे लक्षण, सारे गुण मिल जाएं, इसका मतलब ये तो दोनों भाई एक ही है, अर्थात कौन सी कंडीशन है? संपाती। संपाती है, इसका मतलब कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे या इसको अनंत हल होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, ठीक। अब देखो इसमें इसमें क्या फर्क है फिर? भाई दोनों चीजें अगर समान ही है तो इसमें कुछ फर्क तो करें। तो हम यहाँ पे जो C1 बट्टे C2 लिखते हैं ये हो जाता है नॉट इक्वल, मतलब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, अगर शुरुआत में बराबर है इसका मतलब वो समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं होगा। और पूरी कंडीशन समान है, भाई A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, अगर पूरा का पूरा ही सही बराबर है इसका मतलब तो वो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं ना, उनमें कभी लड़ाई होगी, हर बात का सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, दोनों का रास्ता एक है। सम का मतलब समान है, जिनका पाथ मतलब चलने का जो रास्ता, ठीक। आप इन्हें नोट कर लीजिए, तीन कंडीशन है, तीनों को नोट कर लीजिए, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार यहां से सवाल आपको पूछा जाएगा। अगर ये तरीका, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर जिनके पहली बार ये समझ में आया वो जरूर लिखें कि मुझे पहली बार ये समझ में आया है। आपके कमेंट, आपके अच्छे कमेंट, आपके लाइक है वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं और तरीके आपके लिए लेकर आता हूं, और आपके फायदा है, मेरे भी फायदा है, दोनों के फायदा है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाओगे, मेरा जो मिशन है लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, वो सक्सेस हो जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। और आपको ये फायदा कि आपको घर बैठे ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के पढ़ने को मिल रही है। लिख लिया होगा शायद। अब आते हैं उदाहरणों पे, तो इनको सबको हटाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में सवाल के साथ है, बस टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक में इतना ही था। अब केवल बचते हैं तो अभ्यास प्रश्न बचते हैं। बाकी टॉपिक में आपके 9th और 10th में जो किताब चलती है राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की, उसमें 3 विधियां भी दी गई है कि इनको सरल करने, जैसे 2 समीकरणें आ गई, इनको सरल करने की वज्र गुणन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये 3 विधियां होती है, लेकिन आपको वो नहीं पढ़नी क्योंकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी, आपको केवल उत्तर निकालना है। और उत्तर निकालने का तरीका ये होता है कि अब अक्ष को खत्म करना है तो वाई अक्ष वाले जो गुणांक है उनको बराबर कर दो और घटा दो, वो कट जाएंगे और वाई का मान आ जाएगा। अभी सॉल्यूशन करना बता दूंगा। तो लिखेंगे पहला सवाल, देखो समीकरणों के, आप भी लिख लीजिए साथ में, समीकरणों के निम्न युग्म के बारे में कौन सा विकल्प सही है?
समीकरणों के निम्न युग्म के बारे में कौन सा विकल्प सही है। अब समीकरण ने आपको दे दी, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। मान लीजिए ये कोई समीकरण है। अब मैंने क्या किया, देखो तीन कंडीशन थी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, दूसरी कंडीशन a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2, लेकिन वो c1 बट्टे c2 के इक्वल नहीं है। अगर तीसरी कि तीनों ही बराबर हो जाए, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे c2। चलो हम तीसरी कंडीशन बनाते हैं, a1 बट्टे a2 मतलब a1 और a2 में जो रिलेशन है वही b1 b2 में और वही c1 c2 में। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी समीकरण का तिगुना कर देता हूं। देखो कैसे, 3 से गुणा कर दिया पूरी समीकरण को, 3 से 2 को गुणा किया 6x, 3 से 3 को गुणा किया 9y, 3 से 7 को गुणा किया 21, बीच में प्लस के चिन्ह ऐसे कैसे लगा दिया और बराबर लिख दिया 0। तो इसमें जो संबंध होगा वो कैसे होगा कि a1 बट्टे a2 मतलब 2 बट्टे 6, 2 बट्टे 6 होता है 1 बट्टे 3, b1 बट्टे b2 3 बट्टे 9 कटेगा तो ये भी होता है 1 बट्टे 3, 7 बट्टे 21 c1 बट्टे c2 ये भी होता है कटेगा तो 1 बट्टे 3। तीनों में आप देख लीजिए, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 3 बार, ये भी 3 बट्टे 9 क्या हुआ 1 बट्टे 3, 7 बट्टे 21 ये भी कट के क्या हुआ 1 बट्टे 3, तीनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तो कौन सा विकल्प सही है, तो अब आपको 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से आप उस विकल्प को देख लेना जिसमें लिखा हो कि दोनों जो समीकरण है वो समपाती रेखाओं के हैं और इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। अब संपाति का अर्थ समझाता हूं कि संपाति कैसे हुआ। तो ये जो 2x प्लस 3y प्लस 7 है, ये कोई मान लीजिए समीकरण थी और इस प्रकार की, और समीकरण से आपने रेखा बनाई, मतलब ग्राफ पे उसको दर्शाया, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में अपन देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक ग्राफ आपने दर्शा दिया, ग्राफ दर्शा दिया तो फिर क्या हुआ कि ये कोई लाइन आई, तो इससे देखो मैंने क्या किया, इसी को दुगुना या तिगुना कर दिया, तो इससे भी अगर मैं लाइन दर्शाऊंगा तो वो भी लाइन जस्ट इसके ऊपर ही होगी। चलो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में जाके, 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल को लेके जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। नया पेन ले लेते हैं अलग कलर का। ठीक है, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मैंने आपको पिछली क्लासेज में बिल्कुल डिटेल से ये सारी चीजें बताई है, मैंने कहा भी था उस टाइम कि आपके आगे काम में आएंगे। इधर y का मान होता है, इधर y का निगेटिव मान होता है, मतलब -y का मान होता है, और ये कहलाता है मूल बिंदु जहां 0 0 होता है। अब हमें क्या करना है, देखो पहली समीकरण से, केवल आपके पास में पहली समीकरण है, तो इससे हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 7 इसको लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। हम क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रख देता हूं मैं, मेरी मर्जी से x का मान 0 रखूंगा, एक बार 1 रखूंगा, एक बार 2 रखूंगा, एक बार -1 रखूंगा, एक बार -2 रखूंगा, और चेक करूंगा कि x के इस मान पे y का क्या क्या मान आता है। तो मैं x का मान पहले 0 रखता हूं, तो 0 गुणा 2 हो गया 0, बचेगा आपके पास में 3y प्लस 7 बराबर 0, 7 का पक्षांतरण इधर किया तो y बराबर -7/3, -7/3 का मतलब हो गया 3 दूना 6 होता है, और बच गया 1, 3 3 होता है 1.33, ऐसे मान आएगा। ठीक है, 2.33, तो ये आ गया माइनस का 2.33। ठीक है, अब x का तो 0, x का 0 कहां होता है, यहाँ पे, x का प्लस है इधर, x का माइनस है इधर, इसका मतलब x का तो लेना है 0। आप ऊपर कितना ही बढ़ सकते हैं, नीचे कितना ही बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इधर नहीं चल सकते, इधर नहीं चल सकते, क्योंकि x का मान यहाँ 0 है, इसका मतलब इस पूरी लाइन पे x का मान 0 है। तो x का तो लेना है 0, y का -2/2.3, तो ये 1 और ये 2 और 2.3 मान लो यहाँ पे, तो पहला बिंदु आया यहाँ पे, इसको अलग कलर के पेन से दर्शा देते हैं, रेड कलर से, ये लो जी, पहला बिंदु ये है। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान रखता हूँ 1, तो 2 गुणा 1 2, और ये 7 और 2 हो जाएंगे 9, और उस साइड पक्षांतरण होगा तो माइनस के 9, 9 में 3 का भाग जाएगा तो माइनस के 3, माइनस का 3 आया। तो x का मैंने मान रखा 1, मतलब x का मान है 1। x का मान 1 कहाँ कहाँ होता है, इधर भी होता है, आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आप कितने भी नीचे आ जाओ, x का मान यहाँ 1 है, x बराबर 1 यहाँ होता है। y का मान कितना आया, -3, -3 का मतलब देखो ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु यहाँ पे, तो दोनों का मिलन, मतलब ये x का 1 y का 3 दोनों का मिलन होता है यहाँ पे, इसको भी मैंने दर्शा दिया। ऐसे मान लीजिए मैं x का मान निगेटिव ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ,
अगर मैं -1 लेता तो ये -1 गुणा 2 होता, ये समीकरण 2x थी। x का मान -1 लिया तो -2, और ये 7 तो बचे 5, उस साइड जाएगा तो -5/3, 3 का भाग 5 में दिया तो 5/3 का मतलब 3 एकम 3 बच गया 2, और 1.6 आएगा। 1.6 आएगा किसका मान? y का। x का आपने रखा -1 तो y का आ गया -1.6। x का -1 होता है यहाँ पे, ये जो है पूरी लाइन, इस पे x का -1 है, y का लेना है माइनस का 1.6, तो माइनस होता है यहाँ इधर कहीं, 1.6 इसका मतलब ये लो इधर देखो, ये एक सीधी रेखा बनेगी। आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये ऐसे ही आगे रेखा बनेगी। अब आपने देखा कि ये y अक्ष का मान 1 2, अगर 3 4 लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए एक बार 4 ले लेता हूं, अक्ष का मान लेता हूं -4, तो -4 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण थी 2x, -4 गुणा 8, -8 और +7 तो बचेगा, -1 उस साइड जाएगा तो 1, 3 का भाग लगेगा तो 1/3। अक्ष का मान अगर मैं रखता हूं -4 तो y का मान आ गया 1/3। अक्ष का मान रखो -4, देखो 1 2 3 4, यहां रखा 4, तो y का मान आ गया प्लस में 1/3। y जीरो यहाँ पे होता है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, 1/3 का मतलब यहाँ कहीं होगा, देखो दोनों कहाँ मिलेंगे? इस बिंदु पे आ गया ना, तो ये बिंदु भी इसी पे होगा। आप अक्ष के अपनी मन मर्जी से चाहे जितने मान रख लो, y के जो मान आएंगे वो इस हिसाब से आएंगे कि ये एक सीधी रेखा बनेगी और अक्ष और y जो है वो इस रेखा पे स्थित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना आगे वाली कंडीशन, मैंने इसको किया तिगुना, इसको किया देखो तिगुना, इसको किया तिगुना, इसको किया तिगुना। अब आप ये समीकरण ले लो एक बार, देखो ले इसमें 6x प्लस 9y प्लस 21 बराबर 0। अब मैंने क्या किया था, x का मान एक बार 0 लिया तो y का मान 1 2 2 पॉइंट कुछ आया था, इसमें भी लेता हूँ x का 0 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और बचेगा 9y प्लस 21 बराबर 0, 21 इधर जाएगा तो -21 और 9 का भाग लगेगा तो बट्टे 9, y बराबर -21/9, 9 दूना 18 होता है, और बच गया 3, तो 3/9 1.3 होता है तो 2.3 माइनस में, x का मान 0 रखा तो y का मान माइनस का 2.3, तो y होता है इस पे निगेटिव इधर 1 और ये 2 और यहाँ पे 2.3, देखो सेम बिंदु आया है, जिस बिंदु पे x का मान 0 रखा तो y का मान पिछले वाले में, इसमें भी माइनस का 2.3 आ रहा था, इसमें भी इस कंडीशन में भी माइनस का 2.3 आ रहा है। अब मैं x का मान रखता हूँ प्लस का 1, तो चेक करता हूँ कि y का मान 1 2 3, 3 से कुछ ज्यादा आता है क्या? 3 और ये 4 है यहाँ पे, तो इससे कुछ ज्यादा आता है क्या? तो x का मान लेते हैं प्लस का एक लेंगे तो 6, 6 और 21 हो जाएंगे 27, उस साइड जाएगा तो -27/9 हो जाएगा, -3 आएगा बिल्कुल, देखो इसमें भी -3 आया था क्या? बिल्कुल आया था। यहाँ पे x का मान 1 रखा तो 2 और 7 हो गए 9, उस साइड जाके -9 में 3 का भाग लगा था तो -3 आए थे, इस कंडीशन में भी सेम वही आएगा। तो आप कुछ भी मान रखेंगे, जो दूसरी समीकरण आएगी उसके भी सारे बिंदु सेम यही आएंगे। इसका मतलब आप जब इसको भी मिलाओगे तो जो रेखा प्राप्त होगी वो जस्ट पहली वाली रेखा के ऊपर ही होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेगी, मतलब दोनों रेखाओं के जो पथ होंगे वो समपाती होंगे, समान होंगे, इस कारण से ये कंडीशन आती है। अब आपकी शायद समझ में आ गया होगा कि ये समपाती क्यों है, तो बिल्कुल इजी है, ग्राफ पे आप दर्शा के देख सकते हैं, ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसको तो क्या उतारना, सिर्फ समझने वाला था, अब समझने वाली सारी बातें आपको समझ में आई चुकी है। अब कुछ सवाल देखते हैं, तो लिखो एक सवाल और, आप लिखेंगे एक सवाल लिखो, समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरी आप लिखेंगे 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन ए में प्रतिच्छेदी यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, ऑप्शन बी में समांतर कोई हल नहीं, ऑप्शन सी में संपत्ति अनेक हल, ऑप्शन डी समांतर अनेक हल। ठीक
ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो पहली कंडीशन तो ये कि डी ऑप्शन तो आप देखते ही काट दोगे, समांतर है तो अनेक हल हो ही नहीं सकते, मिलेंगे ही नहीं तो हल क्या, तो ये तो देखते ही कट गया, प्रश्न नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अगर समांतर इसका मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो कट गया। और ऐसे ऑप्शन आपको पता है कि 4 ऑप्शन बनाने के लिए एक तो कुछ ऐसा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन ही आपके पास में 3 ही होती है। तो ये लो, पहली समीकरण है ये और दूसरी ये, देखते हैं भाई, a1 बट्टे a2 करते हैं 2/3, फिर b1 बट्टे b2 4/6, c1 बट्टे c2 -8/-9, सरल करते हैं, 2/3 कटेगा नहीं आगे तो 2/3 ही रह जाएगा, 4/6 कटता है, 2 से कट गया 2 बार, 6 कट गया 3 बार, 2/3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, बाकी 8 और 9 आपस में कटते नहीं, तो 8 और 9 कटेंगे नहीं। देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह, ये बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। बताओ पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, तो कौन सी आ गई, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन का मतलब क्या है, समांतर। अगर ये भी बराबर हो जाता तो सारा ही कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, इसका मतलब कौन सी आ जाती, समपाती। लेकिन शुरू वाले बराबर है, मतलब दोनों आपस में मिलते नहीं है, मतलब ये रास्ता रास्ता कटा नहीं, नहीं कटा, इसका मतलब समांतर और कोई हल नहीं, समांतर और कोई हल नहीं होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये बी ऑप्शन, नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 1 है कि के किस मान के लिए समीकरण के समूह है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक ही हल होगा, मतलब एक ही परिणाम होगा, एक ही हल होगा। इसके लिए कंडीशन कौन सी है, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू, मतलब वो प्रतिच्छेद कर जाए, बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ये कंडीशन अगर होती है, इसका मतलब वो समीकरण का एक ही हल होगा, क्योंकि वो प्रतिच्छेद करेगा, जिस रास्ते पे वो प्रतिच्छेद करेगा वहां पे उसका सोल्यूशन होगा। तो मान रखते हैं a1 बट्टे a2, तो आप पहले तो देखो इसको नॉर्मल रूप में लिख लो, बराबर 5 है तो इसको पक्षांतरण करके इधर -5 करके बराबर 0 लिख लो, तो मैं इसी में लिख देता हूँ -5 और बराबर 0, एक का पक्षांतरण इधर करूंगा तो -1 और बराबर 0, ये लो जी, ठीक है। अब आते हैं a1 बट्टे a2, तो a1 का मान क्या है k बट्टे a2 का मान क्या है 3, ये नहीं होना चाहिए बराबर किसके, b1 बट्टे b2, b1 का मान क्या है 2 बट्टे b1 का मान क्या है 1, 2 बट्टे 1, सरल करेंगे तो देखो 3 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये गुणा के रूप में आएगा, तो k नॉट इक्वल टू 3 गुणा 2 हो जाएगा 6, मतलब 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, 6 में 1 का भाग देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब k का मान 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 6 से छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 6 से बड़ा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 के बराबर तो होना ही नहीं चाहिए। इसने कह दिया कि k नॉट इक्वल टू 6, पहले में k बराबर 6 गलत, दूसरे में k ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब यहाँ पे दिक्कत कर दी इक्वल टू ने, अगर केवल होता ग्रेटर देन 6, मतलब के 6 ही तो नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा तो हो ही सकता है, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बराबर या बड़ा, बड़ा या बराबर, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। अगर केवल बड़ा होता तो सही हो जाता, के लेस देन इक्वल टू 6, तो लेस देन तो सही है लेकिन इक्वल टू 6 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो बच गया कौन, इनमें से कोई नहीं, इसकी जगह होता के नॉट इक्वल टू 6, तो वो सही हो जाता। अगला सवाल, समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई बराबर 1, तो इसको भी इधर ले आते हैं, इसको -1 कर देते हैं बराबर 0, तो -1 और बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7, तो इसको भी इधर पक्षांतरण करते हैं, तो माइनस का 7 और बराबर 0। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ताकि वो एक समीकरण बन जाए और आपको पता चल जाए, ठीक। के लिए आवश्यक शर्त किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अद्वितीय हल कब होता है, जब दोनों एक दूसरे पे दोनों रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है, मतलब मिलती है। तो प्रतिच्छेद वाली कंडीशन क्या है, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, मान रख दो a1 का मान कितना है 2 बट्टे a2 का मान कितना है 3, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 का मतलब k बट्टे b2 का मान -5, आप इसको पक्षांतरण करेंगे तो 5 गुणा 10, तो -10/3, तो k नॉट इक्वल टू -10/3, ये उत्तर आया। कौन से ऑप्शन में है, मिलान करते हैं, k नॉट इक्वल टू -10/3, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी में माइनस का चिन्ह नहीं है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए उत्तर हो गया, ठीक। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, ऊपर वालों को मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, इसमें लिखा हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म k -1 इंटू x
देखो k-1 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, k-1 ही रखेंगे क्योंकि अक्ष का जो गुणांक है वो a1 होता है, y का जो गुणांक होता है वो b1 होता है और जो अकेला अचर पद होता है वो c1 होता है। तो लिखा हुआ है k-1 इंटू अक्ष रहने दो प्लस 2y, दो को इधर पक्षांतरण कर लो -2 बराबर 0। दूसरी समीकरण हो गई x प्लस वाई माइनस 2k, क्योंकि k एक संख्या है तो संख्या से दो गुणा होगी तो वो भी संख्या आएगी मतलब अचर पद आएगा। तो ये आ गया। अब लिखा अनंत हल होंगे, अनंत हल मतलब हर बात का सॉल्यूशन है, तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इस कंडीशन में ये होता है। अब पूछा है के किस मान के लिए, इसका मतलब आपको के का मान ज्ञात करना है। मान रख दीजिए a1 की जगह क्या हो जाएगा k-1 बट्टे a2, अक्ष का गुणांक क्या है 1 बराबर है b1 का मतलब 2 बट्टे b2 का मान y का गुणांक क्या है 1 बराबर c1 का मान क्या है -2 बट्टे c2 -2 के, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये 1 बट्टे क्या हो गया, तो ये k-1 बट्टे 1 बराबर 2 बट्टे 1 बराबर 1 बट्टा k, ऐसा होना चाहिए। अब k का मान ज्ञात कर लो, k का मान इन दो से भी कर सकते हैं ज्ञात, इन दो से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो पहले इन दो से ज्ञात करते हैं। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं k-1 बट्टे 1 का मतलब कोई है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बराबर 2 और बट्टे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से k का मान आ जाएगा 3, k बराबर 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, यहां से तो आया k का मान 3। अब जरा चेक कर लो इससे और इससे भी यही आता है क्या, तो इससे सरल करते हैं तो 2 बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा k, सरल करेंगे तो 2k बराबर 1, के का मान 1 बट्टे 2, इसका मतलब यहाँ तो के का मान 3 आ रहा है, वहां पे 1 आ रहा है, तो के का कोई निश्चित मान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब के का कोई भी निश्चित मान आ ही नहीं रहा, के बराबर 3 गलत क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में तो सही है उसमें सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो मान रख के देखो, के का मान 3 रखें, अगर के बराबर 3 पहले से आ रहा है सही है, 3 माइनस 1 2 बट्टे 1 2 बट्टे 1 सही है, लेकिन के का मान यहाँ 3 रखें तो यहाँ 3 रखते ही 1 बट्टा 3, ये तो अनंत हल नहीं होंगे, वो तो समांतर वाली कंडीशन आ जाएगी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, वो आ जाएगी। इसने कह दिया अनंत हल होंगे, तो अनंत हल तो होंगे ही नहीं इसके, क्यों, क्योंकि के का कोई निश्चित मान ही नहीं आ रहा, के का एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 1 बट्टे 2 आ रहा है, 3 रखने पे अलग मान आता है और 1 बट्टे 2 रखने पे अलग आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बी में 1 बट्टे 2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, के किसी भी मान के लिए अनंत हल नहीं होंगे, क्योंकि के का 3 मान रखते हैं तो भी वो समांतर बन जाती है, क्योंकि a1 बट्टे a2 तो हो जाता है बराबर c1 बट्टे c2 नहीं होता है, ठीक। और तीनों बराबर करने के लिए फिर वही के का मान एक जगह 3 आ रहा है और एक जगह 2 आ रहा है, तो ऐसा एक मान से आएगा नहीं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको क्लास लगी तो भाई आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस क्लास को लगा के अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। बाकी